नमस्कार शेतकरी मित्रों और द्राक्ष बागायतदार बंधु दाभोलकर परिवार के सभी सदस्य, मेरी तरफ से और मेरा जो संस्थान है द्राक्ष अनुसंधान संस्थान पुणे, इसकी तरफ से भी सबको नमस्कार। और आज की जो चर्चा का विषय है वो है बीमारी का मैनेजमेंट। मतलब द्राक्ष की जो बीमारी हमारे सामने आ जाते हैं इस मौसम पे, इसी मौसम पे हमें कैसे क्या मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पाउस का जो ट्रेंड और पाउस का जो टेंडेंसी हम लास्ट हफ्ते से हम देख रहे हैं, इसमें एक चीज तो साफ है कि पाउस, भारी पाउस होने का संभावना इमीडिएटली नहीं है, लेकिन जो पाउस अभी चल रहा है, मतलब हल्का से रिमझिम पाउस जो भी है, ये बीमारी के लिए बहुत खतरनाक है। और बीमारी के लिए खतरनाक मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीमारी तब खतरनाक होता है जब हम उसको ठीक से शनाख्तकरण या डायग्नोसिस हम ठीक से नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे बुरशीनाशक दवा हम फवारनी करते हैं जिसका शायद जरूरत नहीं है। इसीलिए बीमारी को ठीक से पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस मौसम पे जो प्रश्न मेरे पास आए हैं, जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था और ग्रुप में भी जब डिस्कशंस बहुत सारे होते थे, तो उसमें मेरे को लगा कि दो मेजर बीमारी जो इस सीजन पे हमें सताते हैं वो है एक कार्पा और दूसरा है जीवाणु कार्पा। आज से 5-6 साल पहले आपसे मैं बात करता तो शायद जीवाणु कार्पा के बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं बोलते। दो चीज इस 5 साल में हुआ है। एक, बहुत बार हमारे जो द्राक्ष के मित्रों है उन्होंने देखे हैं कि कार्पा है और जीवाणु कार्पा भी एक ही पान में उसका लक्षण दिखता है, लेकिन हम जीवाणु कार्पा के बारे में इतना जानकारी नहीं होने के कारण हम दोनों एक कार्पा मान के एक ही दवा छिड़काव करते थे, एक ही दवा का फवारनी करते थे। लेकिन एनआरसी ग्रिप्स का जो रिसर्च है, एनआरसी ग्रिप्स का जो फाइंडिंग्स है, उसे पता चला कि 2008-9 में कर्नाटका का जो बाउंड्री है हमारे बीजापुर एरिया, कुछ बैंगलोर से, यहां से थोड़ा बहुत जीवाणु कार्पा का जो इन्फेक्शन चालू हुआ सांगली और उस्मानाबाद, इस दोनों एरिया में हम थोड़ा ज्यादा देखते थे। लेकिन बाद में देखे, जितना जितना वेदर का चेंजेस होना चालू हुआ, जितना बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा और टेम्परेचर के भी बहुत सारे ऊपर नीच हम देख रहे थे, तो इस मौसम पे, इस टाइम पे, ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है, इसमें जीवाणु कार्पा की आक्रमण बहुत भारी मात्रा से हम सभी द्राक्ष की क्षेत्र में देख सकते हैं। आज की डेट में मैं आपसे बात करूं तो फिर नासिक, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, पुणे रीजन, इवन कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं जो कि कर्नाटका का अथानी एरिया है, जालना एरिया है, जहां पे इस जीवाणु कार्पा की आक्रमण हम देखते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे मैं जीवाणु कार्पा के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्क्रीन हाँ, नहीं। लेकिन आपका वीडियो तो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन होना जरूरी है।
हाँ, ये दिखना भी चाहिए ना, लोग समझते हैं कि दिख नहीं रहा। दिख रहा है अभी? ओके 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 ओके। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि हम जीवाणु कार्पा के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100 केसेस में 100% केसेस जब मैं देखता हूं तो उसमें 80 से 90% की डायग्नोसिस गलत होता है। मतलब कार्पा रहे तो जीवाणु कार्पा की दवा देते हैं, जीवाणु कार्पा रहे तो तो कार्पा की दवा देते हैं। कार्पा के बारे में ज्यादा इसीलिए नहीं बोलने का क्योंकि कार्पा के बारे में हमारे शेतकरी मित्रों की जो अनुभव है वो उसको बहुत है, इसके बारे में उसके पास जानकारी और इंफॉर्मेशन है। फिर भी मैं दोनों की बारे में ही चर्चा कर देता हूं। और आज की जो मूल विषय है वो है कार्पा और जीवाणु कार्पा की अंतर। सेकेंडली, तंबेरा और डाउनी केवड़ा, ये दोनों का जो आक्रमण हम देख रहे हैं इसके बारे में पहले आते हैं कि केवड़ा और कार्पा और जीवाणु कार्पा के बारे में हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कार्पा का लक्षण आप पहले कहां देखते हैं। मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले आंसर मेरे पास ये आएगा कि सर हम तो उसको पान के ऊपर देखते हैं। लेकिन समस्या यही है, जब हम कार्पा की लक्षण पान के ऊपर देखते हैं वो बहुत लेट हो चुका है। मतलब इन्फेक्शन उससे बहुत पहले ही चालू हुआ है। लेकिन इन्फेक्शन कहां पे चालू हुआ है? पान की जो डंठल है उसका बेस, उसका जो नीचे का जो टिप है और कड़ी का जो जॉइंट है, मतलब कड़ी से जहां पे वो पान निकलता है वो जो जॉइंट है जहां पे एक वी आप देख एक एंगल बनता है, उसी एंगल में जब कालापन शुरू होता है आपकी बगीचा कार्पा से इन्फेक्टेड है। मतलब क्या है? मतलब हम पान के ऊपर लक्षण, पान के ऊपर लक्षण तो हम बाद में देखेंगे। पान के ऊपर लक्षण तो हम बाद में देखेंगे। अब जब बगीचे में जाते हो तो पान की जो डंठल है, पान की जो पिटियोल है, पिटियोल और केन की जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द पिटियोल टू द केन, जिस पॉइंट पे पान की पिटियोल केन में कनेक्ट होता है, कनेक्ट उसी जॉइंट में आपको कालापन दिखेगा। और ये आपका एकदम राइट टाइम है डायग्नोसिस करने के लिए कि आपकी खेत में कार्पा है। यहीं से आपका इन्फेक्शन चालू होता है और चालू हो जाने के पूरा केन पे फैलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये पान तक पहुंच जाते हैं उसमें आप जितना भी फवारनी करोगे कंट्रोल होना मुश्किल है। और ये शायद आप देख रहे होंगे खरड़ छाटनी में आज के डेट में हमारी यही मेजर प्रॉब्लम है कि आप जब इन्फेक्शन जब कार्पा का चालू हो जाता है, हर केमिकल कभी कर लोगे तो उसमें कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारे पैथोलॉजी में ये सिखाया जाता है। तो इसीलिए जब भी आप फील्ड परिदर्शन करेंगे, फील्ड में आप जब विजिट करेंगे और आपको ऐसी सिम्टम दिखेगा, तुरंत आप फवारनी चालू करिए। उस टाइम पे आपको लेट नहीं करने का, तुरंत फवारनी चालू करना है और बीमारी को कंट्रोल करना है। ये रहा इनिशियल सिम्टम और अर्ली सिम्टम ऑफ कार्पा। लेकिन फिर उसके बाद भी जब
बीमारी फैलता है तो वो पान तक पहुंचता है। और पान में जब आप गोला, धब्बा या भूरा रंग देखेंगे, गोला धब्बा की ठीक बाजू में एक पीला रंग की टारगेट होता है, पीला रंग की मार्जिन होता है। और कुछ दिन बाद जहां पे आप गोला रंग की धब्बा देख रहे हो, वहां पे एक छेद बन जाता है। दूर से लगता है कि किसी ने शायद पान के ऊपर बंदूक से गोली चलाई। तो पान के ऊपर आप बंदूक से गोली चलाओगे तो उसमें छेद तो बनेगा ना। ये बंदूक हमारा कोई बाहर की बंदूक नहीं है, ये हमारी बुर्शी है। मतलब एंथ्रैक्नोज कार्पा की जो बुर्शी है, कॉलेटोट्रिकम, एल्सिनो, एम्पेलिना, ये वैज्ञानिक नामों की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लक्षण पहचानना है। तो ये जो छेद बनता है पान के ऊपर, गोलापन मिलता है और पीलापन, पीला एक टारगेट और एक मार्जिन बनता है। गोला, पीला और छेद, मैं फिर बोलूं, गोला, पीला और छेद जब बनता है पान के ऊपर, यह है हमारे बुर्शी कार्प। शेतकरी मित्रांनो, ये सब ये जो सिम्टम है ना, ये सिम्टम इतना क्लियर होता है कि इसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट, कोई दवा की दुकान, कोई कंपनी का बंदा के पास जाने का जरूरत नहीं है। आपकी अनुभव जो है उसी से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कार्पा है। और आपने ये भी सीख लिया है कि कार्पा का इन्फेक्शन कहां से चालू होता है। ये जो जहां से इन्फेक्शन चालू होता है ना, ये इसको हम वाई थियरी ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं हमारी एनआरसी ग्रिप्स में। इस पॉइंट पे आपको पता चले कि इन्फेक्शन चालू है और उसी पॉइंट पे, उसी इनिशियल स्टेजेस में आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो फिर पान के ऊपर सिम्टम नहीं पहुंचेगा। लेकिन पान के ऊपर एक बार सिम्टम पहुंच जाए तो मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। फिर भी आपको लगे कि ये है हमारे मेजर सिम्टम, हम श्योर है कि ये हमारे कार्पा ही है, तो फिर आपको 2 फवारनी करना है कार्पा के लिए। एक थायोफिनेट मिथाइल से, दूसरा कार्बेंडाजिम से। मतलब दोनों ही एक ही ग्रुप का बुर्शीनाशक है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं बेंजमिडाजोल ग्रुप। बेंजमिडाजोल ग्रुप क्या करते हैं? ये बुर्शी का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, बुर्शी का जो डीएनए होता है, बुर्शी का जो आरएनए होता है, इसी को खत्म करते हैं। बेंजमिडाजोल ग्रुप ऑफ फंजीसाइड जैसे कि कार्बेंडाजिम 50 WP या थायोफिनेट मिथाइल 70 WP, इसको हम फवारनी करेंगे 2 से 3 बार, 7 से 10 दिन की अंतर। डोज है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। यह हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। लेकिन 2 फवारनी करने के बाद भी शायद आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसी टाइम आपको ट्रायाजोल को हेल्प लेना पड़ेगा। ट्रायाजोल मतलब क्या? जो कि आप भुरी के टाइम पे यूज करते हो। हेक्साकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल या फ्लुसिलाजोल, ये 4 ट्रायाजोल द्राक्ष में अलाउड है। हम ये जानते हैं कि हमारे जो शेतकरी मित्रों है, उसका एक प्रैक्टिस होता है हेक्साकोनाजोल 1/2 मिली मारने का। उसमें क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। शेंडा मारने के लिए 1/2 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक स्प्रे, एक हैबिट स्प्रे हमारी शेतकरी मित्रों करते हैं। अभी हमारे सिर्फ सलाह ये रहेगा, वो 1/2 मिली की जगह आप थोड़ा सा डोज उसका बढ़ा दोगे, मतलब जो लेवल क्लेम डोज है 0.75 to 1 मिली, उसमें आपका 2-3 चीज एक साथ हो
हो जाएगा। एक तो शेंडा मारने का काम जरूर होगा, दूसरा यह है कि आपका जो थोड़ा बहुत, और तीसरा जो बुरशी, जो कार्पा की बुरशी आपने बेंजमिडाजोल ग्रुप जैसे कि म्हणजे कार्बेंडाजिम या थायोफेनेट मिथाइल से आपने कंट्रोल नहीं कर पाए, वो इस ट्रायाजोल ने कंट्रोल कर देगा। ये रहा हमारा टू मेजर लाइन ऑफ डिफेंस, एक बेंजमिडाजोल ग्रुप, दूसरा हमारे ट्रायाजोल ग्रुप। तो दो चीज हम लोगों ने सीखा है, एक हम कैसे अर्ली डिटेक्ट करेंगे, दूसरा उसका लक्षण क्या होता है, और तीसरा उसका कंट्रोल क्या होता है। जो बात मैंने बोलना भूल गए हैं वो है ये कि ये पूरा खरट छाटनी का जो मौसम है और आगे की जो फल छाटनी का मौसम आएगा, इसमें ड्रिप में ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन जरूरी है। ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन आप ड्रिप में सोरून सकते हैं, नहीं तो, और उसी के साथ ठीक ये अगस्त सितंबर महीने में 2 फवारणी ट्राइकोडर्मा का आप करू शकता। इसमें आपका रिजल्ट चांगला मिले, क्योंकि एक हम मिट्टी का शोधन करते हैं, दूसरा हम पान की ऊपर हमारे जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है उसका यूज बढ़ाते हैं, तीसरा जो बुरशी केमिकल से हम मार नहीं सके, बायो कंट्रोल एजेंट उसका कंट्रोल कर सकता है। ना सिर्फ उसका कंट्रोल कर सकता है, पौधे को अंदर से शक्तिशाली बना के बुरशी का जो आक्रमण है उसको हम प्रतिरोध कर सकते हैं। ये रहा हमारा कार्पा की मेजर कंट्रोल स्ट्रेटेजी। नवीन फूट पे इंफेक्शन ना आए, इसका हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ आता है हमारी जीवाणु कार्पा। कार्पा और जीवाणु कार्पा के बीच में हम अंतर कैसे करें? आपने देखे होंगे कि हमारे बहुत सारे आर्टिकल एग्रोवन में गए हैं एनआरसी ग्रेप्स का। इसमें हम, और शायद इस एक नेक्स्ट एडिशन या जो भी सामने वाले सीजन है, इसमें हम एक दो आर्टिकल और भी दे देंगे इसके बारे में। आपने देखे होंगे कि जीवाणु कार्पा का जो धब्बा होता है पान के ऊपर, वो कभी गोला नहीं होगा, सर्कुलर स्पॉट्स नहीं देखेंगे। वो कैसे होता है? वो इरेगुलर स्पॉट्स होता है, मतलब कोनाचे होता है, स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, लेकिन कभी भी गोलाचे नहीं होगा। सेकेंडली, मैंने कार्पा के टाइम पे क्या देखा? मैंने कार्पा के टाइम देखा था कि ये जो धब्बा होता है ना, उसके ठीक बाजू में एक पीला रंग की टारगेट और एक पीला रंग की मार्जिन होता है। जीवाणु कार्पा में कोई पीला रंग की मार्जिन नहीं आएगा, क्लियर, डिस्टिंक्ट, एकदम साफ सुथरा स्पॉट्स आपको दिखेगा। और ये जो स्पॉट्स है, ये जो धब्बा है, ये ज्यादा से ज्यादा पान की नीचे का जो सरफेस है, उसी सरफेस में आपको ये स्पॉट दिखेगा। मतलब एक स्पॉट, धब्बा जो है वो गोलाचे नहीं होगा, उसके ऊपर कोई पीला रंग की मार्जिन नहीं होगा, और तीसरा इसका कोई छेद भी नहीं होगा, ना गोला, ना पीला और ना छेद। गोला, पीला, छेद बुरशी कार्पा, ना गोला, ना पीला, ना छेद, यह है जीवाणु कार्पा। सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा स्पॉट्स आप कहां देखोगे? आप पान की नीचे देखोगे। दूर से कभी कभी जब ये, लेकिन हम ये प्रश्न आप हमें कर सकते हैं कि लेकिन सर, जैसे आपने बताया कि कार्पा की इंफेक्शन
हम पान की डंठल और कड़ी का जो जंक्शन है वहां से देख सकते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसका भी एक उपाय है। वो क्या उपाय है? ये जो स्पॉट्स है ना, ये आपको दिखेगा दूर से। जब शुरुआत में जब इंफेक्शन चालू होगा, तब आप देखेंगे कि ये जो धब्बा है, धब्बा को ऐसे लगेगा कि ये पूरा स्पॉट पानी से भीगा हुआ है। पानी से भीगा हुआ जो स्पॉट, जो धब्बा दिखता है, वो है जीवाणु कार्पा। इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर सोक्ड स्पॉट्स। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो ज़ैंथो है ना, ज़ैंथो जो कि ये जीवाणु कार्पा करते हैं, इसका बॉडी में एक चीज रहता है जिसको हम एक्सोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और ये जो चीज है, ये क्या करता है, जब इंफेक्शन चालू करे, आजू बाजू के जो हवामान है, आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट, उसी से पानी खींच लेता है। पानी खींच के ये जो धब्बा बनाते हैं, इस धब्बा को हम वाटर सोक्ड, आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा कि पूरा भीगा हुआ स्पॉट्स लगता है। ये है इसका इनिशियल सिम्टम। इसी स्टेज पे आपको ये कंट्रोल करना है, क्योंकि बढ़ जाए तो ये जो बीमारी है, इसका सबसे दुष्ट काम यही है कि ये 100%, 100% की डिफोलिएशन करता है। मतलब खरड़ छाटनी का आपका जो मेजर इशू है कि आपकी पान स्वस्थ रहे, आपकी सोर्स स्वस्थ रहे, कि फल छाटनी में आपको बढ़िया से बढ़िया माल मिले, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा नहीं। ना सिर्फ ये पान का क्षति करता है, ना सिर्फ ये केन के ऊपर आक्रमण करता है, केन के ऊपर आक्रमण करके इसका पूरा क्रैक बना देता है। ये 100% की डिफोलिएशन, पान झाड़ पे रहेगा ही नहीं। ये जो सिचुएशन है, इसको कम करने के लिए हमें तुरंत तुरंत इसका निदान निकलना है। तो निदान क्या, हम कैसे इसको कंट्रोल करें? ये प्रश्न हम आपको हम करेंगे तो आपका उत्तर मेरे को मालूम है। क्यों सर? हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जरूर दे देंगे, बरोबर, 2 फवारनी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का दे देंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में तो मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, आपका ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। आपका ये जो स्ट्रैटेजी और मेरा जो स्ट्रैटेजी, इतने दिन तक हम लोगों ने बात करते रहते हैं कि कोई भी हमारे जीवाणु कार्पा का इंफेक्शन हो तो उसमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करें। हो सकता है कि आपको कंट्रोल मिले, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंट्रोल नहीं मिले, लेकिन बात सिर्फ कंट्रोल का नहीं है। बात यह है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। जीवाणु कार्पा के लिए आपके पास जो मैंकोजेब है ना, मैंकोजेब काफी है जीवाणु कार्पा को कंट्रोल करने के लिए। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन हमारी एनआरसी ग्रेप्स का जो स्टडी है, उसमें M45 जो आपकी सबसे बहुत अच्छा मित्र है, इससे आप जीवाणु कार्पा को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी कॉपर का यूज, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इससे भी आप यूज करोगे तो जीवाणु कार्पा कंट्रोल हो जाता है। 1% बोर्डो का मिक्सचर, जो कि 2 या 3 फवारनी आप करते हैं, इससे भी जीवाणु कार्पा का कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 2-3 चॉइसेस आ गया। एक,
एक M45 मैंकोजेब, 2 कॉपर और 3 जो कि आपको मैं अभी बोलना चाहता हूं कि आप जरूर कासुगामाइसिन का नाम सुने होंगे और हम ये भी जानते हैं कि कासुगामाइसिन का यूज आप करते हैं और 2 मिली प्रति लीटर पानी का हिसाब से इसको आप कॉपर के साथ टाकी में मिक्स करके आप अप्लाई करते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं कि M45 बोर्डो कॉपर हाइड्रोक्साइड ये यूज करने के बावजूद आप कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टाकी में मिक्स करके फवारनी करा तो उसमें चांगला रिजल्ट आपको मिला है, ये प्रूवन है। भारत सरकार ने लास्ट ईयर एक नवीन बुरशीनाशक, एक नवीन जीवाणुनाशक का स्वीकृति दिया है और वो है कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक मिक्सचर जो आप टाकी में मिक्स करते थे। सोच लीजिए उसमें आपने 2 मिली कासुगामाइसिन, उसके साथ 2 से 2.5 ग्राम कॉपर, मतलब 4 साढ़े 4 यूनिट केमिकल आप एनवायरनमेंट में डाल रहे हो। अभी एक रिसर्च, जापानीज कंपनी का एक रिसर्च और उसके साथ एनआरसी ग्रेप्स का पूरा मल्टी लोकेशनल डेटा जब सामने आया, क्लोराइड का ये जो रेडी मिक्स है और सिर्फ 0.75 0.75 1 ग्राम से भी कम ग्राम प्रति लीटर, 750 ग्राम पर हेक्टेयर पे आप इसको फवार नहीं करा तो उसमें आपका रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिले और ये प्रमाणित है। तो एडिशनल एडवांटेज ये है, ये जो दवा है ये कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों के लिए ही स्वीकृत है और जीवाणु कार्पा के लिए भारत सरकार द्वारा ये पहला दवा है जो कि CIB-RC ने इसका स्वीकृति दिया है। तो ये जो नवीन बुरशीनाशक है इसका इस्तेमाल हमें करना है। ये जो डोज है 0.75 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, सीजन का 7 पान 12 पान और फिर जरूरत हो तो और एक बार स्प्रे करना जरूरी है। 2 से 3 स्प्रे इसका करे तो एंथ्रैक्नोज, कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों का ही कंट्रोल मिल जाए। हमने बहुत बार ये रिकमेंडेशन भी डाला था कि आप कार्पा जीवाणु कार्पा एक ही साथ इंफेक्शन में, एक ही साथ पान में आए, आप उसको अलग से शनाख्तकरण नहीं कर पा रहे हो तो फिर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और मैंकोजेब 2 ग्राम टाकी में मिक्स करके या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो रेडी मिक्स है उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो रेडी मिक्स है साफ सिक्सर, इसका लेबल क्लेम नहीं है द्राक्ष में। जिसका लेबल क्लेम नहीं है वो हम यूज ना करें तो बेहतर है। इसीलिए कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज आप करो और 2 से 3 बार, 3 तो हम नहीं बोलेंगे, 2 बार स्प्रे करेंगे तो आपका कंट्रोल काफी इसमें हो जाएगा। ये रहा हमारे दोनों की अंतर और उसका कंट्रोल और उसका अर्ली सिम्टम्स। मैंने बोला था आपको कि मैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में आपसे बात करूंगा। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस मार्केट में चलता है जिसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन शायद 1 नंबर पे है। भारत सरकार ने इसका यूज बंद कर दिया है, सिंपल। इसका और कोई इधर उधर बात बोलने का तो जरूरत नहीं है। जिस क्रॉप में, जिस फसल में
इसका लेबल क्लेम नहीं है, उसमें इसका यूज नहीं करने का है, 10-12 दिन पहले सीआईबीआरसी और आईसीआर की एक जॉइंट मीटिंग होने के बाद ये ऑर्डर हमारे पास आ चुका है। शायद आपको भी वेबसाइट में मिल जाएगा। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज हम द्राक्ष में नहीं करेंगे। उसके बाद भी आप करेंगे तो एनआरसी ग्रेप्स का काम पुलिसमैनगिरी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, बाकी आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचार है। क्यों नहीं करेंगे और कहां करेंगे? इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इंसान की दवा है। ये ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारे डिप्थीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है। हम पौधे में भी इसको छिड़काव करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करके एक चीज डेवलप हो जाता है। ये हम अलाउ नहीं कर सकते। हम अपने ना सही, अपने बच्चे का, अपने आगे वाली जो पीढ़ी है, इसके बारे में तो थोड़ा बहुत सोचे, उसका स्वास्थ्य के बारे में तो सोचे। अभी एक इंग्लिश प्रोवर्ब मेरे को अभी याद आ रहा है कि ये जो धरती है, ये हमारी संपत्ति नहीं है, हम सिर्फ कस्टोडियन है इसको रखवाला हूं। तो रखवाला मतलब ये है कि हम केमिकल का यूज जुडिशियसली करें। जब मर्जी, कोई भी मर्जी हम फवारनी करें, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैं ग्रुप में देखता हूं, होता है जिसका शायद कोई जरूरत नहीं है। क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन और इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जो लेबल क्लेम है, जो हमारी एनेक्सचर 5 है, जिसके ऊपर एनआरसी ग्रेप्स ने काम करके आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को यूज करिए। लेकिन आप मेरे को ये प्रश्न भी कर सकते हैं, सर आपने तो बोला है कि एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है, तो कासुगामाइसिन क्यों बोल रहे हो आप? बोल रहा हूं ना, क्योंकि कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन दोनों ही पौधे के लिए एंटीबायोटिक है, इंसान के लिए नहीं है। हमने बहुत पढ़ाई किए हैं, हमने बहुत रिसर्च किए हैं, खोजने का कोशिश किए है कि कहीं पे कासुगामाइसिन वैलिडामाइसिन इंसान की दवा तो नहीं है। एक दो कहीं पे कुछ इराटिक रेफरेंस है, लेकिन वो बिल्कुल इस स्टडी के साथ हम सहमत नहीं है। कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन दोनों ही पौधे के लिए है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप यूज करेंगे, एप्पल में करेंगे, बीन्स में करेंगे, सिट्रस में यूज हो सकता है। 4-5 जो क्रॉप है, उसमें भारत सरकार ने बोला है कि जब तक 2022 तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज हम टोटली बंद ना कर दे, तब तक अब थोड़ा बहुत यहां पे यूज कर सकता है। और बाकी लोगों को, बाकी रिसर्च संस्थान को निर्देश दिया गया है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम ऑल्टरनेट का रिसर्च करके निकाले कि ऑल्टरनेट इसका क्या हो सकता है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि हम कैसे, किसको कहां पे यूज करेंगे, कहां पे नहीं करेंगे, कार्पा, जीवाणु कार्पा कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सा दवा है। थर्ड जो बात मैं बोलना चाहता हूं वो है केवड़ा। डाउनी का इन्फेक्शन कुछ एरिया में मैं देखा हूं। मैं लास्ट वीक मतलब 10 तारीख और 11 तारीख, 9, 10, 11 इस 3 दिन मैं नासिक में थे, और पिंपलगांव, डिंडोरी, सटाना एरिया में मैंने कम से कम 12 से 13 बगीचा घुमा हूं अपने काम पे। तो वहां पे देख रहे थे कि जो ग्रोअर्स, शेतकरी मित्र हमारे साथ शेयर किए कि कुछ बगीचा है जो कि खरट छाटनी के बाद भी डाउनी का भयानक आक्रमण हुआ है। इस मौसम पे, मतलब जहां पे ये हरू हरू बारिश है, रिमझिम पाउस है, इस मौसम पे आप कोशिश करो जितना हो सके मैंकोजेब से आपका कंट्रोल करने के लिए केवड़ा को। अंतरप्रवाही बुरशीनाशक हम इस मौसम पे नहीं बोलते।
स्पर्श जनित बुरशीनाशक से हम कंट्रोल करेंगे तो शायद आगे का जो सीजन है फ्रूट प्रूनिंग में हम स्पेशलाइज्ड केमिकल्स जो हमारे है केवड़ा के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी ये प्रश्न आप हमें करेंगे कि मैंकोजेब तो सर आप बोल रहे हो, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मैंकोजेब का कुछ यूरोपियन यूनियन में बंद करने का कुछ निर्देश आए हैं। सही कहा आपने, निर्देश तो है, लेकिन खरड़ छाटनी में आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपकी कोई शंका नहीं है। खरड़ छाटनी में 2 या 3 फवारनी या एक डस्टिंग आप कर दोगे तो उसके लिए हमारे रेसिड्यू इश्यूज एक्सपोर्ट मटेरियल में नहीं आएगा। फिर भी आपका शंका है तो फिर आप मैंकोजेब की जगह जाइरम या मेटिरम, फिर भी आपका शंका है तो फिर मैंकोजेब की जगह M45 की जगह आप जाइरम या मेटिरम का यूज कर सकते हैं। जाइरम का जो एफिकेसी है उसको हम टेस्ट करते हैं और जाइरम एनेक्शर 5 में पहले भी था, ऐसा नहीं है कि वो उसका लेबल क्लेम नहीं है, वो भी लेबल क्लेम्ड है। तो जाइरम और मेटिरम के बारे में अभी भी कोई बैनिंग या कोई भी निर्देश हमारे पास नहीं आए हैं, तो उसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। M45 आप खरड़ छाटनी में यूज कर सकते हैं और फ्रूट प्रूनिंग में भी 30-35 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 30-35 दिन के बाद कोई भी एक्सपोर्ट मटेरियल में ना यूज करे तो बेहतर है। फिर भी और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखे होंगे जब आप रेसिड्यू टेस्टिंग करते हैं, आपके पास जब रेसिड्यू टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है तो आप देखे होंगे उसमें लिखा रहता है कि डाइथायोकार्बामेट ग्रुप। ये डाइथायोकार्बामेट ग्रुप क्या होता है? मैंने आपको बेंजमीडाजोल के बारे में बताया हूं, ऐसे ही डाइथायोकार्बामेट एक बड़ा सा ग्रुप होता है। उसमें कौन कौन सा बुरशीनाशक है? उसमें आपका मेटिरम है, उसमें आपका मैंकोजेब है, थाइरम है, जाइरम है, आपका प्रोपिनेब है। ये पूरा ग्रुप मिलके डाइथायोकार्बामेट है। जब हम रेसिड्यू देखते हैं हमें यह पता नहीं चलता है कि रेसिड्यू जो है वो M45 के लिए है, वो मेटिरम के लिए है या जाइरम के लिए, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का CS2। CS2 ये जो केमिकल है ये सारा डाइथायोकार्बामेट से निकलता है भाई साहब, मैंकोजेब से निकलता है, जाइरम से निकलता है, मेटिरम से निकलता है, प्रोपिनेब से निकलता है, सारे से निकलता है। लेकिन कौन सी केमिकल से निकलता है ये बोलना बहुत मुश्किल है, और आज की डेट में कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट के पास, यूरोपियन यूनियन के पास और हमारे पास भी ये मेथड नहीं है कि हम बोल सके कि भाई साहब आपके जो कार्बन डाइसल्फाइड या आपके जो रेसिड्यू आया है ये मैंकोजेब के लिए आया है या ये आपका थाइरम के लिए आया है, ये हम नहीं बोल सकते। इसीलिए जब तक जाइरम और मेटिरम है उसमें भी आप बाकी यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी से। खरड़ छाटनी में आप यूज कर सकते हो और फल छाटनी में इनिशियल डेज हम मैंकोजेब क्यों यूज करते हैं? मैंकोजेब यूज करते हैं कि केवड़ा के लिए। फल छाटनी के बाद 30-35 दिन, अक्टूबर और नवंबर आपने आपका क्रॉप को बचा लिया तो फिर M45 यूज करने की जरूरत नहीं। फिर भी आपके पास शंका है तो आप इस मौसम पे PSAP मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस 4 ग्राम और उसके साथ कोई भी डाइथायोकार्बामेट
का यूज कर सकते हैं। M45 को आप तो जरूर यूज कर सकते हैं 2 ग्राम पानी के। तो ये जो मिक्सचर आपने यूज करेंगे, इस मिक्सचर में आपका PSAP का PHI है 100 दिन के आसपास, सेफ केमिकल है। लेकिन जो माल चाइना जाता है उसके लिए एक कुछ निषेधाज्ञा है। कुछ ये है कि जो माल चाइना जा रहा है उसमें फॉसेटाइल AL, एलिएट और PSAP का यूज रेस्ट्रिक्ट करना है, वहां पे कुछ इश्यूज है। लेकिन बाकी यूरोपियन यूनियन और बाकी जगह के लिए और डोमेस्टिक के लिए आप PSAP का यूज जरूर करो। ये रहा हमारे डाउनी मैनेजमेंट इस सीजन में। कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में शायद सोम कुमार सर ने बताए होंगे, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूं कि कैनोपी मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट ये दोनों साथ चलता है। सेकेंडली, पोटाश की कमी कभी ना हो। पोटाश की कमी का मतलब कमजोरी, कमजोरी की मतलब ज्यादा बीमारी। कमजोरी का एक थोड़ा सा इंस्टेंस, थोड़ा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया तो बता देता हूं। नवीन बाग जो है, और जहां पे इस बारिश के कारण पानी बगीचे में 24 घंटे के ऊपर रहा, उस बगीचे में तंबेरा का इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो तंबेरा का जो इन्फेक्शन होने का चांस है, उसमें आप क्लोरोथैलेनिल 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से फवारनी करू शकता। इसके बावजूद आपको लगे कि आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें आप फ्लूसिलाजोल का यूज कर सकते हैं। फ्लूसिलाजोल शायद न्यूस्टार या कर्सर के नाम पे मार्केट में आपको मिल जाएगा। तंबेरा के लिए फ्लूसिलाजोल से बेहतर कोई दवा है नहीं, लेकिन फ्लूसिलाजोल फल छाटनी में यूज करू नका, क्योंकि फल छाटनी में आप इसको यूज करेंगे तो उसमें रेसिड्यू का इश्यूज आ सकता है। 2006 में हमने देखा है कि फ्लूसिलाजोल का लंबा इश्यू हुआ था। तो फल छाटनी में नहीं, लेकिन खरट छाटनी में और जिस एरिया में भारी से भारी तंबेरा है, वहां पे फ्लूसिलाजोल का यूज आप जरूर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बोलना चाहता हूं कि ट्राइकोडर्मा का यूज केमिकल के साथ बरोबर एक साथ में करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आता है कि कंपैटिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जीवाणु बायो इंटेंसिव डिजीज मैनेजमेंट आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि सिर्फ केमिकल से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिर्फ बायो से कंट्रोल नहीं हो रहा है, दोनों को एक साथ यूज करना है, तभी आपका कंट्रोल सही हो। खाली पेट आप कोई भी फवारनी ना करें। फवारनी करने का टाइम मुंह और नाक अच्छे से ढके, और डब्बा जो है दवा का, वो पीने के पानी का जो सोर्स है उसी के आजू बाजू में या बच्चों की हाथ के आजू बाजू में नहीं रखने का है। हम आशा करते हैं कि हमारे जो आगे का जो सीजन है वो सही जाएगा, बीमारी कम होगा, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी आने से ही पहले उसका निदान करना जरूरी है। बगीचा को साफ रखिए। स्वच्छ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है, स्वच्छ भारत मतलब सिर्फ हमारे घर स्वच्छ नहीं, हमारे शौचालय स्वच्छ नहीं, हमारे बगीचा जो हमारे कर्म भूमि है उसको भी हमें स्वच्छ रखना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके पास कोई प्रश्न है तो वो आप विचार करो सकते। हेलो। हाँ जी, बोलिए विष्णु पाटिल जी। हाँ सर। हाँ, एक मिनट। कुछ क्वेश्चंस है। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, पूछता हूँ, एक मिनट। एक क्वेश्चन आया है। हाँ जी, बोलिए। सर, एनआरसी के प्रोडक्ट्स के लिए कहाँ से कांटेक्ट करें? एनआरसी के 2 प्रोडक्ट है, एक है ट्राइको, मतलब एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है, एक पाउडर फॉर्मुलेशन है, मंजरी वाइनगार्ड और मंजरी ट्राइको शक्ति। ये आपको जरूरत होगा तो आप डायरेक्टर साहब को आप एक मेल कर सकते हैं, या फोन पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज दे सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी
इसको आपके पास हम पहुंचा सके। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, लोकल प्लॉट के लिए ट्राइको के साथ में M45 यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, यूज तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बोलते हैं कि कोई भी जीवाणु और रासायनिक दोनों एक साथ टाकी में मिक्स ना करे तो सही है। और कोई भी टैंक मिक्सिंग एनआरसी ग्रेप्स कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। तो सिर्फ ये है कि आप बायो कंट्रोल एजेंट को पहले दे दो, 1 दिन का टाइम या 2 दिन का टाइम देके फिर उसके बाद केमिकल का फवारनी करो, या उल्टा भी हो सकता है, केमिकल फवारनी करो और 2 दिन के बाद बायो कंट्रोल एजेंट भी कर सकते हो, लेकिन पहला वाला सही होगा। बायो कंट्रोल एजेंट आप पहले दोगे तो वो मिट्टी में जाके मल्टीप्लाई करके बहुत सारा नंबर पे हो जाए, उसका मल्टीप्लाई हो जाने से उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद केमिकल देने के बाद कोई टॉक्सिसिटी या कोई भी किलिंग इफेक्ट होगा तो फिर इतना पॉपुलेशन है उसमें कुछ ज्यादा कुछ फर्क होगा नहीं। इसीलिए पहले बायो कंट्रोल एजेंट, 2 दिन का गैप, और उसके बाद लोकल या एक्सपोर्ट। इसके बारे में एक चीज जो मैं हमारे शेतकरी मित्रों को मैं बोलना चाहता हूं, लोकल मतलब क्या, डोमेस्टिक मतलब क्या? वो तो आप और मेरे लिए है ना। तो लोकल मार्केट में भेज रहे हैं, दोनों का एक साथ होना चाहिए। हम इसको हम कभी अंतर नहीं और उससे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि हम यूरोप का माल है इसीलिए इसको स्प्रे नहीं करेंगे और लोकल का माल है तो वहां पे 40 स्प्रे कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो यूरोप में आप यूनियन के लिए आप फॉलो कर रहे हो, वो लोकल जो आप 20 रुपए में बेच रहे हो, जो कि आपकी घर के बच्चे और मेरे घर के बच्चे खाएंगे, उसके लिए स्ट्रेटेजी एक ही होना चाहिए। सेफ फूड भारत सरकार का एक मैसेज है। हमें हमारी ये मेजर ड्यूटी है कि हम सभी को स्वस्थ और सेफ फूड पहुंचाए। तो केमिकल्स भी आप जब यूज करेंगे ना, थोड़ा सोच के यूज करो। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक है, जो भी हम मर्जी है फवार नहीं करें, और जो भी मर्जी है हम टाकी में मिक्स करें। मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बोल रहा हूं क्योंकि ये आप मेरे और आपकी बात है। जी सर, धन्यवाद। सर एक और क्वेश्चन आया था। हाँ जी, बोलिए। जो बायो कंट्रोल आपने बताया उसमें विच फॉर्म इज बेटर, लिक्विड या पाउडर फॉर्म बेटर रहेगा? देखिए, कौन सा परचेज करना चाहिए? हाँ, लिक्विड और पाउडर काम तो दोनों का एक ही है, लेकिन लिक्विड फॉर्मुलेशन थोड़ा जल्दी काम करता है। लेकिन हिस्ट्री मेरे को ये बोलता है और मेरे को जो विज्ञान मेरे को बोलता है कि लिक्विड जल्दी करेगा, पाउडर मोर इफेक्टिवली करेगा। पाउडर का इफेक्ट लंबा टाइम पे रहता है, लिक्विड का इफेक्ट थोड़ा कम टाइम रहता है। तो आपको जल्दी कंट्रोल चाहिए, जल्दी इफेक्ट चाहिए तो लिक्विड। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ड्रिप में से पाउडर को छोड़िए और फवार नहीं करना है तो लिक्विड में करिए। सॉइल ड्रेंचिंग पाउडर में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि बीमारी के जो जड़ है वो है मिट्टी। मिट्टी का शोधन होना जरूरी है। तो मिट्टी का शोधन करने के लिए पाउडर फॉर्म ड्रिप में से छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जल्दी कंट्रोल मिलना है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी हम इसका इफेक्ट देखना है तो लिक्विड का स्प्रे करिए, लेकिन मोर और लेस बरोबर एक ही है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये एनआरसी का ट्राइकोडर्मा का प्राइस क्या है? हाँ, 1 लीटर जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है, 1 लीटर 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब, प्रति लीटर पानी मतलब 500 लीटर पानी के लिए आपका जो सॉरी हाँ, 500 लीटर पानी के लिए आपके एक डब्बा मिलता है जो कि ट्राइको वैनगार्ड है, वो 250 रुपए का है। और पाउच होता है हमारा 10 ग्राम की, डबल द काउंट होता है 10 ग्राम की, वो सिर्फ 90 रुपए में है। पाउच मांजरी ट्राइको शक्ति 90 रुपए, लिक्विड ट्राइको वैनगार्ड 250 रुपए। और एनआरसी ग्रेप्स का ये बात बोलना चाहता हूं, एनआरसी ग्रेप्स का कोई प्रॉफिट इश्यूज इसमें नहीं है, क्योंकि हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप जानते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और डायरेक्टर साहब और हमारी सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आपके पास सही मटेरियल सही काउंट पे पहुंचे। हमारे कोई प्रॉफिट मेकिंग का इश्यूज या बिजनेस करने का इश्यूज नहीं है।
ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म अभी नया खुड़ा आ रहा है उसके ऊपर डाउनी और करपा का इन्फेक्शन है, हम्म तो अभी निकल देना चाहिए या फिर देखिए, फिलहाल अभी 1 मंथ के लिए तो प्रूनिंग नहीं है? हाँ, 1 मंथ के लिए प्रूनिंग नहीं है। आपको लगे कि निकलने से आपका सुधर जाएगा, निकाल दीजिए। निकलने के बाद तुरंत एक कॉपर का स्प्रे करिए। निकलने के बाद तुरंत एक कॉपर का स्प्रे या M45 का स्प्रे होना जरूरी है। आपको लगे कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अच्छा, एक चीज जो मैंने बोलना भूल गया, कॉपर का स्प्रे हम करते हैं लेकिन ज्यादा कॉपर में कॉपर टॉक्सिसिटी भी हम देखते हैं, और कलर्ड वैरायटी में कॉपर टॉक्सिसिटी जरूर है। तो इसके बारे में शायद उपाध्याय सर ने आप लोगों से बात किए होंगे। लास्ट ईयर हमने कुछ ट्रायल किए हैं, तो उसमें हम देखे हैं कि कुछ कलर्ड वैरायटी है जहां पे कॉपर का टॉक्सिसिटी है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जहां आप निकल सकते हो, आपके पास पॉसिबल है, तो हाथ से निकाल दो और पूरा लेके बाहर कहीं फेंको, आजू बाजू पे फेंकना मत। और उसके बाद एक कॉपर या M45 एक जायरम का स्प्रे कर सकते। अच्छा, जायरम के बारे में मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं। जायरम आप जानते हैं कि सिंजेंटा के पास कुमानेल ब्रांड में है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो हमारे शेतकरी मित्र जरूर करते हैं, लेकिन सिंजेंटा का जो मेन सोर्स है वो हमारी ये भारत की कंपनी है, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, शायद IPL। तो उन्होंने भी इस साल अपना जायरम मार्केट पे लाएंगे और IPL जायरम के नाम पे जाना जाएगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये भी हमारी सरकार की एक मेजर प्रोपेगेंडा और एक मेजर मुद्दा है। इसीलिए जहां इंडियन कंपनीज और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है और उसका एफिकेसी बरोबर है, एक ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कंपनीज का प्रोडक्ट हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ये एक हमारा रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी विचार है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ये हमारा सोच है। जी बिल्कुल सर। सर अभी ये जो आप इन्फेक्शन बता रहा था, अगर वो निकाला नहीं, अभी फिलहाल नहीं निकाला लेबर की वजह से, तो उसका स्टोरेज के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा क्या, अदर देखते देन हैं डिसीज मैनेजमेंट? कितना टका इन्फेक्शन है, ये जरा एक बार पूछिए ना, नहीं तो नया कोई जो फोटो। फूट ही अभी आ रहा है, नया जो फूट आ रहा है, तो वो पूरा मतलब इन्फेक्टेड ही है, पुराने लिप्स पे नहीं है कुछ भी, अच्छा, ओनली न्यू ड्यूब्स। न्यू लीव्स में है तो मेरे हिसाब से फवारनी कर सकते हो। और स्टोरेज पे ये होगा कि नहीं, देखिए, कोई भी बीमारी स्टोरेज पे तो इसका इम्पैक्ट होगा ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो आपको लगे कि इस स्टेज पे डाउनी है या क्या क्या है, केवड़ा है या कार्पा है? बहुत डाउनी और करपा। डाउनी और कार्पा है, तो उसमें आप एक काम करो, आप एक राउंड इस सीजन पे एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैंकोजेब, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैंकोजेब का एक यूज कर सकते हो। एजॉक्सिस्ट्रोबिन QOI फंजीसाइड है, और इसके बारे में हम बोलते हैं कि जब डिजीज प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब फल छाटने के टाइम इसको यूज करोगे तो काम में नहीं आए। नवीन फूट में है, मतलब लीफ एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा जो आप बोल रहे हो। इसमें एक कोशिश करते हैं आप और मैं मिलके, एक राउंड एजॉक्सी स्ट्रोबिन और मैंकोजेब का एक मिक्सचर आता है, मेरे को ब्रांड नेम मालूम नहीं है, कौन बनाता है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन मार्केट में मिलेगा वो। इसका एक राउंड आप स्प्रे कर सकते हो, इसका लेबल क्लेम भी है और हमारे एनेक्सर 5 में भी है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा एरिया में इंफेक्शन है तो ये कंट्रोल हो जाए। ये क्या है, ये कोई स्टैंडर्ड ओके सर, रिकमेंडेशन से नहीं धन्यवाद। चलता है, कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन से चलता नहीं है। जब आपने प्रॉब्लम बताया, सोच रहा था कि कौन सी एक केमिकल दूं जो आपको दोनों कंट्रोल कर देगा, तो एजॉक्सी एंथ्रैक्नोज कंट्रोल करता है, डाउनी कंट्रोल करता है, मैंकोजेब डाउनी कंट्रोल करता है। तो लगता है कि एजॉक्सी मैंको का एक फवारनी आप करोगे
और साथ में जरूर सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट यूज करना है। कोई भी फवारनी करो इस मौसम पे कि बेटर कवरेज के लिए ये यूज करना जरूरी है। तो एजॉक्सी मैंकोजेब का यूज 1 या 1.2 होगा। एक बार आपको ये देखना पड़ेगा, मेरे को जितना याद है कि 1 to 1.2 ml पर लीटर, इसका आप यूज करोगे तो शायद कंट्रोल मिल जाए। ओके सर, धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो गए। इसके बावजूद आपके कोई भी हम क्वेश्चन कंक्लूड हो कर देते हैं। तो ग्रुप में शेयर करिए। हाँ। मैं कोशिश करूंगा आंसर, जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं जरूर आंसर करने का कोशिश करूंगा। जी श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। हम प्रयोग परिवार की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। इसके पहले जो रामचंद्र चुमले जी का सेशन हुआ था वो भी अच्छा और प्रोडक्टिव रहा, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज खाटे सर अटेंड नहीं कर पाए थे, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे बताया था। तो सर पुनश्च एक बार आपका बहुत सारा आभार। थैंक यू।